हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है, हम इस क्लास में शुरू करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। जी हाँ दोस्त, ये स्पेशली दोस्तों आज क्लास होने वाली है हिंदी शिक्षण शास्त्र के ऊपर। जो आपके जो यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, डी ट्रिपल एस बी हुआ या केवीएस एग्जाम, जितने भी एग्जाम टीचर से संबंधित होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से, उनमें आपका शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कहीं पे 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सी टेट हुआ, उसमें आपका 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है और 15 का आपका व्याकरण पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण। तो इसी तरीके से 15-15 में डिवाइड होता है। बात करें जैसे गणित शिक्षण शास्त्र, संस्कृत शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण शास्त्र। तो इसमें क्या है कि हर विषय का शिक्षण शास्त्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल शुरू से आपको एक-एक कांसेप्ट को अच्छे से समझाते चलेंगे। क्या होगा इससे कि आपको प्रश्न कैसे भी घुमा-फिरा के आ जाए, तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले एक-एक टॉपिक की कांसेप्ट सहित थ्योरी समझेंगे। उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहाँ से, उनको लगाएँगे और उसके बाद जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, उनको देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में आपकी तैयारी हो जाएगी। चाहे फिर वो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे केवीएस का पीआरटी दें या डी ट्रिपल एस भी दें, टीचर का कोई भी एग्ज़ाम दें, तो यदि उसमें शिक्षण शास्त्र से प्रश्न बनेगा, हिंदी की बात कर रहे हैं हम ही फिलहाल, तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं और बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप बना लें हमारी क्लासेस से और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ कर लें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ और जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उनको एक बार रिवाइज़ कर लें, तो क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आज की क्लास में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। एकदम शुरू से देखेंगे। पहला, भाषा बालक और भाषा शिक्षण को देखेंगे कि भाषा क्या है, बालक से क्या संबंध है और भाषा शिक्षण क्या है। इसको टॉपिक को आज हमने लिया है। इस टॉपिक में हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे, इसको भी देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम भाषा के बारे में, भाषा क्या है। उसके बाद भाषा के महत्व को जानेंगे, ठीक? उसके बाद भाषा के विविध रूपों को जानेंगे। जानने के बाद एक बार सीक्वेंस से फिर भाषा शिक्षण का महत्व, फिर भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों प्रश्न बनते हैं, ये क्यों टीचर को जो भाषा शिक्षण है वो क्यों पढ़ाया जाता है, ये जानेंगे। उसके बाद इसकी आवश्यकता कहाँ है, इसको जानेंगे। फिर त्रिभाषा सूत्र एवं संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे, जो संविधान में प्रावधान हुए हैं भाषा को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद भाषा अर्जन एवं अधिगम क्या है, इसके अंतर को समझेंगे, क्या अंतर है अधिगम और अर्जन में, भाषा अधिगम और अर्जन में। और फिर उसके बीच भाषा एवं बालक के बीच जो संबंध है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। एकदम सीक्वेंस से बात करेंगे दोस्तों। इसलिए आप क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी और आप क्या करें, कॉपी पेन लें और अच्छे से दोस्तों एक-एक करके चीज़ों को नोट करते चलें। तो दोस्तों चलिए बात करें भाषा की। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा की यदि हम बात करें तो भाषा जो है दोस्तों, हमारे जीवन का जो भाषा से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भाषा का क्या, हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। क्या है दोस्तों? ये क्या है भाषा? एक हमारे जीवन से एक घनिष्ठ संबंध है। इसको हम समझ सकते हैं कि ये आपका जो है भाषा है, ये एक शक्ति है। इसके अंदर एक शक्ति है, वो कैसी शक्ति है? एक शक्ति है भाषा के अंदर जो कि मानव के जो व्यवहार है, मानव का जो मनुष्य का जो व्यवहार है, उसमें आपका निखार लाती है। तो दोस्तों क्या है भाषा? भाषा जो है एक महज़ ये नहीं कि संचार का माध्यम नहीं है भाषा, कि अपने विचारों को आदान-प्रदान करना ही भाषा है, ये भाषा नहीं है। भाषा क्या है आपका? भाषा क्या है आपका? भाषा जो है आपकी, वो एक रचनावादी तंत्र है। रचनावादी तंत्र है। क्या है? रचनावादी तंत्र है, ना कि प्रस्तुतिकरण। तो क्या है दोस्तों? इससे हम समझ सकते हैं कि जो भाषा है, जो आदमी का जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध है भाषा से, इसमें क्या है, अब हम मान लीजिए जो मनुष्य रहा है शुरू से, वो कहीं न कहीं भाषा के क्षेत्र में उसका जो जो कौशल है, उनको अच्छे से देखा गया है और इस पे कहीं न कहीं सर्च चल रही है। लोग पुराने जो लोग हैं, उनकी भाषा को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। आपकी भाषा एक माध्यम है, जिससे लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक-दूसरे को समझते हैं और अपने अंदर एक निखार लाते हैं। अब जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पे हम भाषा,
के बारे में। तो प्लेटो ने क्या कहा है भाषा को लेकर, उसको देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, विचार एवं भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है। क्या है? विचार जो है वो आत्मा की मूक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, प्लेटो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हम विचार हैं, अपने मन में जो विचार सोचते हैं, यदि हम उनको मन में सोचते हैं तो एक विचार है। क्या है? विचार है। लेकिन यदि हम उन विचारों को अपने होठों से जब ध्वनि के रूप में प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाई जाती है? भाषा की संज्ञा उसको दी जाती है दोस्तों। तो ये हो गया भाषा। दोस्तों बात करेंगे भाषा के महत्व के बारे में दोस्तों। जी हाँ, हम इन 4 लाइनों के माध्यम से हम भाषा का जो महत्व है उसको जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कि जो भाषा है, जो भाषा का जो महत्व है, समाज में उन्नति का माध्यम ही जैसे आप जानते हैं भाषा है। बात करें भाषा विचारों के आदान-प्रदान के साधन के रूप में इसका महत्व है। दोस्तों जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो अपने जो विचार हैं उनको दूसरे से पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग हम करते हैं तो वो भाषा ही होती है दोस्तों। यदि हमारे पास भाषा नहीं है तो हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक आदान-प्रदान नहीं कर सकते, आपस में दोस्तों बातचीत नहीं कर पाएँगे। तो इसका जो महत्व है भाषा का वो क्या हो गया एक आपका, कि अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा का महत्व है। और बात करें आगे, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में क्या होता है दोस्तों? मनुष्य क्या है आपका दोस्तों? मनुष्य की बात करें तो दोस्तों मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ये भी प्रश्न परीक्षा में बन जाता है, याद रखेंगे कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको क्या है, समाज में जो अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए एक सार्थक बनाने के लिए जीवन को क्या है, भाषा की आवश्यकता होती है। कैसे? इसको जानेंगे कि यदि आप समाज में रह रहे हैं, 4 से 5 लोग रह रहे हैं या कितने भी हो सकते हैं आपके पास-पड़ोस में, तो आप उनसे बातचीत करेंगे, बोलेंगे, बतराएँगे या अपने मन की बात या कुछ कहेंगे या किसी को मित्र को किसी को मित्र बनाएँगे, तो उसके लिए क्या है, एक सार्थक जीवन किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं, समाज के लोगों के पास उठते-बैठते हैं। यदि आपकी जो भाषा है वो अच्छी है, तो जो समाज के जो लोग हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और कहीं न कहीं एक सूत्र में बाँध जा देते हैं भाषा। क्या करते हैं, एक सूत्र में बाँध देती है, जिससे क्या है लोगों का जो रुझान है कि ये बढ़िया व्यक्ति है। इस तरीके से जो भाषा है, वो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाने का काम करती है। आगे बात करें, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कहीं ये समझना है कि मान लीजिए आपको विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विज्ञान पढ़ना है आपको। तो विज्ञान को आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आपके पास क्या है, भाषा नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए मैं इस रसायन विज्ञान की बुक्स को लेता हूँ और मैं इसे दोस्तों पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों? पढ़ने का प्रयास करता हूँ और मैं मान लीजिए जैसे स्टार्ट करा मैंने पढ़ना, तो क्या होगा दोस्तों, यदि ये इंग्लिश में, अंग्रेजी में है या उर्दू में है या हिंदी में है या संस्कृत में, तो क्या होगा जब मेरे पास भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो मैं क्या इससे ज्ञान अर्जित कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो क्या है दोस्तों, भाषा जो है वो ज्ञान प्राप्ति का जो एक साधन है। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको उधर की लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएँगे। मान लीजिए आप अमेरिका चले गए घूमने या कहीं भी चले गए जहाँ आपकी क्या है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। कोशिश करेंगे पहले उनकी भाषा को जानने का। तो कहीं न कहीं जो ज्ञान अर्जित करने के रूप में जो भाषा का जो साधन है, जो भाषा साधन है, उसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। किसी भी के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कंप्यूटर चलाना सीख लें या कहीं पर्वतों पे, पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, उनके बारे में जानना। कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है, वहाँ पे भाषा की आवश्यकता होती ही है। चलिए, अब इस तरह से देखते हैं। नंबर 4, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में भी सहायक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपकी जो साहित्य है, हमारा भाषा साहित्य और कला और संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में इसका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे दोस्तों, भाषा में जो रस, छंद, अलंकार होते हैं, रस, छंद, अलंकार जो होते हैं, ये भाषा को और क्या होते हैं, कर देते हैं, अलंकृत कर देते हैं और भी ज़्यादा भाषा जो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं बहुत से लोग मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, तो उनकी कहीं न कहीं और भाषा उस अट्रैक्टिव लगने लगती है। क्या लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं?
तो इनका भी कहीं न कहीं महत्व है भाषा का इन चीज़ों में। और जो हमारी संस्कृति है और सभ्यता है, उसमें भी भाषा का एक अहम रोल है। जैसे-जैसे हमारी जो सभ्यता संस्कृति है विकसित होती चली गई, तो जो भाषा है वो भी दोस्तों कहीं न कहीं विकसित होती चली गई है। तो ये हमने जान लिया है दोस्तों भाषा का महत्व। आपसे यदि प्रश्न अब परीक्षा में बन जाए महत्व को लेकर, तो आप अच्छे से दोस्तों समझ पाएँगे कि भाषा का कितना महत्व है हमारे जीवन में, ज्ञान प्राप्ति में, हमारे कला, संस्कृति या सभ्यता में, या दोस्तों अपने विचारों को आदान-प्रदान करने में। तो दोस्तों एक लाइन में यदि हम समझें भाषा के महत्व को, तो आदान-प्रदान करने में विचारों को, ज्ञान प्राप्ति करने में और कला, संस्कृति में और जीवन को, समाज में जीवन को सार्थक बनाने में, भाषा का यही महत्व है दोस्तों। ऐसे भी हम समझ सकते हैं एक लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करें भाषा के विविध रूप के बारे में, तो भाषा के जो विविध रूप हैं वो 2 होते हैं। एक होती है आपकी मातृभाषा और एक होती है दोस्तों आपकी राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों मातृभाषा के बारे में यदि हम बात करें, तो मातृभाषा क्या होती है दोस्तों? तो मातृभाषा मतलब माँ से ग्रहण की हुई भाषा। क्या होती है? मातृभाषा होती है, माँ से ग्रहण की हुई मातृभाषा होती है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जो माँ शब्द है, तो वो माँ शब्द केवल जो जन्म देने वाली माता होती है, उससे संबंधित नहीं है। अपितु यहाँ पे माँ का जो अर्थ है वो क्या होता है? माँ का जो अर्थ होता है दोस्तों, जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, जिस जन्मभूमि पे आप जन्म लेते हैं, वो संपूर्ण जन्मभूमि और वहाँ पे रहने वाले लोग, समाज के लोग जितने भी हैं, वो सब क्या है? माँ शब्द से तात्पर्य उन सभी से है, जो जन्मभूमि है आप जहाँ पे आपका जन्म होता है और वहाँ के जो आस-पास के रहने वाले लोग हैं, उनसे जो आप भाषा सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? मातृभाषा उसको कहते हैं। तो यहाँ पे माँ शब्द का तात्पर्य उन सभी लोगों से है, ये आप याद रखेंगे। और बात करें दोस्तों यहाँ पे फिर दूसरा जो रूप है भाषा का राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा दोस्तों क्या होती है? राष्ट्रभाषा की दोस्तों हम बात करें तो पूरे देश में बोली जाने वाली जो भाषा, जो राज काज के जो देश के राज-काज के कामों में प्रयोग में लाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब कौन-सी? जो देश के राज-काज के कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। बात करें दोस्तों भारत के संदर्भ में, यहाँ पे भारत में क्या है? बहुभाषाविद लोग हैं, लोग तरह-तरह की भाषा यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको ही यहाँ पे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। जबकि जो जहाँ पे कोई देश है, जैसे मान लीजिए, तो वहाँ पे जो मातृभाषा है, उसको भी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, बात करें जैसे हिंदी की, तो हिंदी को दोस्तों क्या है? हिंदी को आपकी यहाँ पे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो ये आप याद रखेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है भारत में। अब दोस्तों यहाँ पे जानेंगे भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है? पहला ज्ञानात्मक कारण, दूसरा कौशलात्मक कारण, तीसरा रसात्मक और चौथा है आपका सृजनात्मक कारण दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भाषा है, जो बच्चा होता है आपका, वो कहीं न कहीं आपका जन्मजात भाषा की महोदय के अनुसार बच्चा जो है, बालक जो है, जन्मजात भाषा क्षमता के साथ जन्म लेता है। क्या? जो चौमस्की महोदय हैं, वो क्या कहते हैं कि जो बच्चा है, बालक है, वो जन्मजात भाषा क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो बालक है, जो भाषा और बालक जो है, वो कहीं न कहीं जन्म के साथ ही मतलब जन्मजात ही इस भाषा क्षमता को लेकर अर्जित होता है, मतलब साथ जन्म लेता है। ये प्रश्न बार-बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। और ये कथन किसका है? आपका चौमस्की महोदय ने इस चीज़ को कहा है। तो दोस्तों इसी तरह जो महत्व में आवश्यकता है, इसको जानेंगे। ज्ञानात्मक कारण,
जो आप ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, उसमें भाषा शिक्षण का बहुत ही महत्व है। बात करें कौशलात्मक कारण, जी हाँ दोस्तों, हम जैसे 4 कौशल होते हैं, कौन-कौन से 4 कौशल होते हैं? पहला, यहाँ पे लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ये दोस्तों 4 कौशल होते हैं। इन 4 कौशलों में आपको प्रवीणता हासिल करने के लिए क्या होना होगा? भाषा शिक्षण की बहुत आवश्यकता होगी। तो ये कौशलात्मक कारण होगा। आगे बात करें रसात्मक की, तो इसमें भाषा शिक्षण का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। आप पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार जो भी है, उसकी रस की अनुभूति करने के लिए ही भाषा शिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। आगे बात करें दोस्तों सृजनात्मकता। एक भाषा भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्व उद्देश्य है। जो सृजनात्मकता जो है, वो भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये आप याद रखेंगे। लेखन कार्य में दोस्तों मौलिकता और प्रभाव उत्पादकता के लिए भाषा शिक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे जान लिया है भाषा के विविध रूप और भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया है। अब देखेंगे आगे। अब दोस्तों देखेंगे त्रिभाषा सूत्र एवं संवैधानिक प्रावधान, जहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसको समझते हैं कि पहला लेते हैं भारतीय संविधान के धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। क्या होगी? 343 जो अनुच्छेद है 343 है, उसमें क्या कहा गया कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में क्या होगी? भारत की राजभाषा वो हिंदी होगी। फिर इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। ये आपका किस में कहा गया? अनुच्छेद 351 में ये कहा गया। इसको आप याद रखेंगे। और फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 343 2, इसमें क्या कहा गया कि इसके अनुसार सभी कार्यालय कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई राष्ट्रीय भाषा के रूप में। क्या? कार्यालय के कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी की बात की गई 15 वर्षों तक। लेकिन 1965 तक आते आते दंगे फसाद इतने हुए भाषा को लेकर कि अंग्रेजी को हटाया नहीं जा सका और आज तक जो है आपकी जो हिंदी है वो कभी राष्ट्रीय भाषा का उसको दर्जा नहीं मिल सका। तब से लेकर अब तक अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा लिए हुए है दोस्तों। ये भी आप याद रखें। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र में 1964-66 में जो आपका एक कोठारी मिशन है उसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। याद रखेंगे किसने रखा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना? वो कोठारी मिशन द्वारा 1964 और 1966 के बीच ये राष्ट्र के सामने इसको रखा गया। और उसके बाद बात करें आगे 1968 में शिक्षा नीति के अनुसार कुछ सिफारिशें की गई भाषा को लेकर, त्रिभाषा सूत्र को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कुछ सिफारिशें की गई। इसमें क्या कहा गया? पहली सिफारिश ये थी, क्या थी पहली सिफारिश? कि पहली कि जो पढ़ाई जाए, जो आपके विद्यालय में जो सबसे पहले जो पढ़ाया जाए वो मातृभाषा में लोगों को पढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए। पहले क्या होगा? मातृभाषा में उनको पढ़ाया जाए। और दूसरी सिफारिश उन्होंने करी कि इसके अलावा फिर उनको एक और भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, हिंदी बोलते हो या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हों, उनको एक दूसरी भाषा सिखाई जाए, चाहे वो आपकी हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो, ये सिखाई जाए दूसरे स्तर पर। और फिर एक और सिफारिश की गई कि इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो या अगली कक्षा में आए तो तीसरी भाषा के रूप में उसको क्या है, तीसरी भाषा के रूप में चाहे वो हिंदी बोलता हो या कोई भी क्षेत्र में रहने वाला हिंदी भाषी छात्र, हिंदी भाषी वाला हो या हिंदी भाषा वाला व्यक्ति हो, उसको क्या है कि इन सबसे अलग, इन सबसे मातृभाषा से और हिंदी और अंग्रेजी से अलग एक भाषा सिखाई जाए, जिसको अंग्रेजी को ही प्रमुखता दी गई, एक ये दी गई। तो ये सिफारिश की गई 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज तक भी जो हमारी हिंदी है उसको आज तक भी राष्ट्रीय भाषा का
दर्जा नहीं मिला। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब देखते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पहले एक अंतर के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, जब भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा अर्जन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, जब भाषा को बिना कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं होगी और उसको सीखा जाता है तो वो भाषा अर्जन कहलाता है। वहीं पे जब व्यवस्थित प्रणाली के साथ व्यवस्थित प्रणाली के साथ जब सीखा जाता है, शिक्षण कराया जाता है, तो दोस्तों उसको भाषा अधिगम कहते हैं। इसी तरह दोस्तों अधिगम होता है, ये जन्मजात क्षमता होती है, जो अर्जन होता है वो क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है अर्जन। लेकिन यहाँ पे आपका अधिगम क्या होता है, अधिगम ये जन्मजात नहीं होता है, इसे सीखा जाता है। दोस्तों क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है। आगे बात करें, जो भाषा अर्जन है वो अचेतन प्रक्रिया है। क्या दोस्तों, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते, किसी भी अनुचित परिचित परिस्थिति में इसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। लेकिन वहीं पे अधिगम की यदि हम बात करें तो ये आपकी चेतन प्रक्रिया है। क्या है, चेतन प्रक्रिया है, और इसके लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है और विशेष प्रयास इसके लिए किए जाते हैं अधिगम के लिए। दोस्तों ये डिफरेंस है। और बात करें दोस्तों, अधिगम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है, जो अर्जन होता है वो मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। और अधिगम आपका दोस्तों क्या है, अधिगम आपका सेकंड और थर्ड जो भाषा होती है, सेकंड और थर्ड भाषा जो होती है उससे इसका संबंध होता है, जो द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के सीखने के रूप में जो अधिगम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अर्जन क्या है, इसको कोई बिना व्यवस्थित प्रणाली के शिक्षण के सीख जाए वो अर्जन हो गई, भाषा अर्जन। और व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली की जहां आवश्यकता पड़े वहां भाषा अधिगम होता है। ये जन्मजात होती है क्षमता अर्जन की, और ये जन्मजात नहीं होती। अर्जन अचेतन प्रक्रिया है और ये चेतन, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते भाषा अर्जन के लिए। इसके लिए बहुत ही विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि अधिगमकर्ता की रुचि बनी रहे भाषा अधिगम में। और ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का जो संबंध है वो भाषा अर्जन से होता है। और बात करें फिर जो द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा है वो अधिगम द्वारा ही सीखी जाती है। अब बात करें यहाँ पे भाषा एवं बालक को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं, जब बालक जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है, उसके बाद उसको भाषा की बहुत आवश्यकता होती है, समाज में ढलने के लिए उसको क्या है, भाषा की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे जो चौमस्की महोदय हैं उनका एक कथन है बहुत ही प्यारा सा, ये कहते हैं, सामान्यतः एक बच्चा एक सामान्य भाषाई जगत से संपर्क के अतिरिक्त अंतर्निहित भाषाई क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। क्या, चौमस्की के अनुसार कि भाषाई क्षमता जो होती है बालक में वो अंतर्निहित होती है जन्म के साथ ही। बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रश्न बनता है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो भाषाई क्षमता के अनुसार, तो भाषाई क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह बात करें 2 वर्ष तक तो बच्चा क्या करता है दोस्तों, 2 वर्ष तक बच्चा हंसकर व रोकर या विभिन्न तरीकों से जो क्या है वो दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, हंसता है या रोता है, कुछ तरीके से मतलब इशारे के टाइप में आपको समझाने का प्रयास करता है 2 वर्ष तक। और बात करें फिर 3 वर्ष तक आते आते बच्चे भाषा में इतनी दक्षता हासिल कर लेते हैं वे आपको समझाते नहीं, एक तरीके से संप्रेषण करने लग जाते हैं अपने विचारों का। 3 वर्ष तक भली भांति बच्चा भाषा को समझ लेता है। और आगे देखें, यहाँ पे पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषाओं को आसानी से सीखेगा और शिक्षण का फोकस व्याकरण पर न होकर विषय वस्तु पर होना चाहिए। दोस्तों तो हमने सब जाना आज इस वीडियो में। दोस्तों आज क्लास में इतना ही, फिर इसके बाद हम देखेंगे जो इन टॉपिकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसी वीडियो में अगली क्लास में हम देखेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।